नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम न्यूज और मैं हूं राकेश खन्ना। आज के जन सदन की चर्चा का मुद्दा है निकाय चुनाव और इसी विषय पर चर्चा करने के खास मेहमान हमारे साथ देते हैं। आइए सभा देते हैं नेहा उनियाल जी यूपीटी से यूथ प्रवक्ता हैं। नेहा जी आपकी चर्चा में भी परिवार स्वागत करता है। गिरिराज किशोर जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। गिरिराज जी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता अपना परिवार के सदस्य पुरुषोत्तम भट्ट जी आज की चर्चा में परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले रुख नेहा जी आपकी तरफ करना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी उत्तराखंड के अंदर लोकसभा सीट के लिए 5 जो लोकसभा सीट है उसके चुनाव हुए और निकाय चुनाव पे उस पर चर्चा चल रही है। हालांकि इसमें एक उलझन ये भी देखी जा रही है कि एक आचार संहिता ऑलरेडी चल रही है। अगर निकाय चुनाव कराते तो कुछ दिन से पहले संभव हो पाना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक आचार संहिता लगाना पॉसिबल है, बाइलॉज के खिलाफ है। हालांकि बिल्कुल सख्त तौर पे कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, वरना सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता, वो भी एक लिमिट टाइम तक है। जितने पार्षद हैं या मेयर की बात करते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कहीं ना कहीं द्विधा में ये चीज आती नजर आती है। किस तरीके से इसको वैचारिक देखिए इसमें सबसे पहली चीज, आज जिस स्थिति में हमारा प्रदेश आकर के खड़ा हो गया, इसमें कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान स्थिति की सरकार इतनी पूरी जिम्मेदार है। अब देखिए इनकी डबल सरकार जो कि डबल रफ्तार था, ये पता चला है कि हमारे सशक्त कार्यकर्ता यहाँ पे अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदार है। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम 6 महीने ऑलरेडी पीछे कर रहे हैं, आप देखिए कि जो हमारी वर्तमान सरकार जो दावा करती है कि राफेल की स्थिति से भी, जो राफेल की गति से भी तेज गतिमान हमारी वर्तमान सरकार में विकास का कार्य हो रहा है और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, समय समय पर बहुत अच्छे कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए जो चुनाव को लेकर के जो कार्य 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, पहले से 2024 का साल तो लगना भी नहीं चाहिए था। हमारे निकाय चुनाव 2 दिसंबर तक की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ की वर्तमान जो उनकी जो जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार की बनती है, और कहीं ना कहीं ये जो खामियाजा है वो यहाँ के प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि इसके चलते आप देखिए कि आचार संहिता की बात करिए तो निश्चित रूप से देखिए जब 2024 में अभी आगे और भी चुनाव हुआ, तो 2024 में जैसे कि जो समस्याएं आ रही हैं, और काला जी एक चीज मैं और इसमें क्लियर करना चाहूंगी कि अभी हाईकोर्ट की जन याचिका पर जो ये एक जो आदेश आया है कि जून तक 4 जून तक ये जो चुनाव है निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, इसका कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2 विषय और भी आते हैं अभी, जहाँ पे वर्तमान सरकार के जो इनके डेटा है इनके वो भी पूरे कलेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ओबीसी के आरक्षण की हम बात करेंगे तो वहां पे भी कार्य पूरा पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के अभी चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग का कहना है कि 1000 संहिता की चलते भी आचार संहिता को लगाना संभव नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं इसका खामियाजा है, क्योंकि कोई भी सरकार किसके लिए की जाती है, कोई भी सरकार बनाई जाती है तो वो जनता के कार्य को करने के लिए बनाई जाती है, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। तो यदि जनता का कार्य इसमें बाधित है तो यही चीज जवाब करती है वर्तमान सरकार की, और उसको ये कार्य क्योंकि वो पहले ही कर देना चाहिए था, उसका खामियाजा उसके ऊपर उनकी जो लापरवाही है उस काम की देखने को मिलती है। गिरिराज जी किस तरीके से इसको देखकर, जिस तरीके से नेताजी का कहना है कि सरकार जिम्मेदार, इसके प्रश्न ये भी आ जाता है कि अगर लोगों की गली मोहल्ले में नाली खराब है, चौक है, लाइट खराब है, खंबे खराब है, तो वो किसके पास अपनी अर्जी लेके जाएंगे, अपनी दरखास्त लेके किसके पास जाएंगे? यहाँ पे बड़े प्रश्न आते हैं। गिरिराज जी। बिल्कुल काला जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं पार्टी की तरफ से जो उच्च न्यायालय ने जो अभी अपना जजमेंट दिया, सरकार को जो आदेश किया है, निश्चित रूप से हम लोग उसकी सराहना करते हैं। और आप सोचिए कि भाजपा इस समय जो शासित है, जो रूल कर रही है उत्तराखंड में, वो इतनी सोई स्थिति में कि काला जी निकाय चुनाव होते हैं,
स्थानीय निकाय चुनाव, निश्चित रूप से स्थानीय लोकतंत्र, स्थानीय डेमोक्रेसी, छोटी सरकार, स्थानीय जो मुद्दे होते हैं निश्चित रूप से उस पटल में होते हैं, उनका निराकरण होता है छोटी सरकार के द्वारा। और आप सोचिए कि ये लोग दिसंबर में टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद 6 महीने का समय होता है, पीरियड होता है, उसके बाद भी 6 महीने लगभग बीतने के बाद भी आप सोचिए, आप ये सोचो अभी भी इतनी जनता की लोकतंत्र जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना, निश्चित रूप से उस पर एक कुठाराघात है कि लोग फिर हाईकोर्ट जाते हैं। जो प्रशासक इस समय थे, जो एक्टिव जो प्रशासक थे, उनको एक्सटेंड करना, उनके समय अवधि को बढ़ाना, उसका एक प्रयास पार्टी सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा कुठाराघात है। स्थानीय जो है हमारी होती, और निश्चित रूप से आप देखिए कि कांग्रेस का उस समय 92 में लगभग कांग्रेस की सरकार 73वां जो संशोधन हुआ है, आप उस संशोधन को देखो, निश्चित रूप से उसमें सारी रिजर्वेशन भी जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन था, उसमें 35% का हम लोगों के टाइम पे रिजर्वेशन हमने फाइल किया। आज की जो स्थिति है सरकार की, ये सुविधावस्था में सोई हुई स्थिति, बिल्कुल आज इसकी आप सोचिए, इन्होंने अभी समय जो इनके पास है, जो कह रहे हैं कि नहीं तुम में करवा लेंगे, आप काम नहीं कर रही है अवस्था में, क्या कारण है कि उत्तराखंड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिपीट कर जाते हैं, केंद्र में वो रिपीट करता है, क्या कारण है? ऐसी क्या पूरी जो है हालांकि आप सोचिए इस चुनाव में इस प्रदेश में इतना बड़ा दुर्भाग्य, आप सोचिए कि 13,000 लोगों का मतदान न करना, आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी क्या उस क्षेत्र में है जो लोग इस समय मतदान सबसे बड़ा दान होता है, और मतदान में पार्टिसिपेशन न करना निश्चित रूप से कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और इस सरकार को इसके जो रिजल्ट होने वाले हैं 4 दिन, और आप क्या सोचते हैं कि निश्चित रूप से कहा कि इसका जो मैसेज पास हुआ है देश में 13,000 लोगों ने मतदान किया, 13,000 ज्यादा। सबसे बड़ी बात इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट की सीट है तेरी महारानी जो है उसमें लक्ष्मी जी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सोचिए उनका गोद लिया हुआ गांव क्यारा वो बाइकआउट करता है। आप सोचिए उस गांव की नॉलेज हो रही है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको एमपी ने गोद किया करें तो देखिए गिरिराज जी ने एक बड़ी बात हमें कह दी है कि जो टीवी सांसद ने गांव गोद लिया हुआ क्यारा, वहां के लोगों ने इसका विरोध कर बड़े प्रश्न यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। क्या सामाजिक कार्यकर्ता है, ज्ञानियों के गुंथन और चेतना के चिंतन की भूमि में आप रहते हैं, निर्लिप्त योगेश्वर और संतृप्त देवेश्वर की भूमिका में आप उत्तराखंड की तरफ काम करते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए कालेज में आपको एक बात बता दूं कि अगर आदमी जागरूक है, इस देश का अगर कोई भी व्यक्ति जागरूक है, तो जिस तरह से ये प्रश्न चिन्ह अगर कोर्ट उठा रहा है, तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उससे भी उठता है कि चुनाव आयोग के लिए जब मेयर का पार्षदों का कार्यक्रम पूरा होना था, उसी टाइम पे कहते हैं चुनाव हो जाना चाहिए था, ताकि नया मेयर और मेयर जनता को मिल जाने। लेकिन सरकार क्या होता है, कहते हैं समृद्ध को नहीं दोष है, सरकार जब प्रभावशाली होती है और विपक्ष जब कमजोर होता है, विपक्ष जब विपक्ष होता है जो आवाज नहीं उठाता, राजनीति का मतलब है कि लगातार प्रयासरत रहना है। लेकिन मैं अभी सालों से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कोई भी विपक्ष हमारा उत्तराखंड का तो सबसे हमेशा मित्र विपक्ष की भूमिका उत्तराखंड निभाता रहा, चाहे कोई भी पार्टी में बता सकता हूँ, क्योंकि ये लोग आक्रमण तो दिखते ही अगर सरकार थी या सरकार में भारी प्रचंड जनता दिया तो हम जैसे लोग भी है इन पर प्रश्न लगातार उठाते हैं। आप ये बताइए जून तक चुनाव होना चाहिए, प्रशासन हम नियुक्ति नहीं कर सकते, तो हाईकोर्ट को भी यही चैलेंज कर देंगे, कहते हैं ना समृद्ध को लेकर कई मामले ऐसे, ठीक है, जब कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया, कोर्ट के देश को भी उन्होंने की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आदमी अगर विपक्ष जागरूक है, तो क्षेत्र में विधायक भी रहते हैं, क्षेत्र में सांसद रहते हैं, काम कराने की क्षमता किया, विधायक और सांसद और पार्षद और मेयर सिर्फ इसलिए चुने जाते हैं
कि वो अधिकारियों से काम करा सके, उनको नगे कर सके। तो काम तो आप बताइए, अगर मेरे घर का नाली चौक हो गया, नाली का जिक्र किया, या स्ट्रीट लाइट नहीं है, या सड़क मेरे घर, तो मेरे घर ये काम है वो ये से भी कर रहा हूँ। हम इस तरफ जागरूकता होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम लोग आज गया जिंदगी जाएंगे, ये मेरे लोग पैसे जो है राजनीति को पूछते हैं, अभी राजनीति के काम कराते हैं। दमदार व्यक्ति। बिल्कुल रुक करना चाहूंगा नेहा जी आपकी तरफ। नेहा जी आपने कहा डिसीजन ले लेना चाहिए, काम करा देना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर मैं जरूर लेना चाहूंगा आपसे कि नेहा जी आपकी पार्टी के लोग कुछ सीट लाते हैं, अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, धीरे धीरे संख्या कम होती है और शून्य पर पहुंच जाती है। लोकसभा में आप लोग 10 नहीं करा पाते, 65 की सीटों में कहीं ना कहीं आपकी कमी रह जाती है। फिर क्या कारण है कि इस सरकार देखिए राकेश जी, इसमें मैं आपके प्रश्न के उत्तर 2 से 3 पॉइंट्स में बताना चाहूंगी। देखिए पहली चीज, यूकेडी वह पार्टी है जिसने उत्तराखंड को बनाने में हमारे यहाँ के पूरे के पूरे 42 आंदोलनकारी इसमें शामिल थे। उतनी शिद्दत से इसको आंदोलन को लड़ा गया, जिसके हमें आज ही प्रदेश देखने को मिल रहा है, जिससे हम गर्व से आज कह सकते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं। तो देखिए ऐसा ही यूकेडी जब ये 2000 में जब उत्तराखंड या उत्तरांचल के नाम से जब इसकी उत्पत्ति हुई नाम की, तो देखिए उस समय पर कई सारी चीजें यूकेडी के सामने आई। यूकेडी के आप जैसे कि 2002 की बात करेंगे, 2007 की या 2008 की, जिसमें कि हमारे कुछ 1 से 2 विधायक हमारे जरूर सरकार रहे हैं, लेकिन बहुमत की सरकार हमारी कभी भी नहीं रही। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई पूर्ण सरकार नहीं होती है तो कहीं ना कहीं किसी दबाव की स्थिति पैदा हो जाती है। यूकेडी में यही देखा गया, बीजेपी आई वो बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस आई कांग्रेस शामिल हो गए। ऐसा नहीं लगता अपना नतीजे तो देखते हुए शायद है कि जनता ने अपनी पार्टी को नकार दिया। यूकेडी का क्या रहा है कि देखिए यहाँ पे जो यूकेडी है, काम कोई पार्टी नहीं है, उक्रान एक आंदोलनकारी का एक दल था। अगर आप देखें मोदी जी ने जब इसकी स्थापना की थी तो हमारा जो उद्देश्य था वो हमारा सरकार बनाने का उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि हमारी जो जल जंगल जमीन की बात, क्योंकि यूकेडी हमेशा से करती आई है, और क्योंकि हमारी जो देश की राकेश जी जो बड़ी संरचना है, आप यदि उसको देखें तो उस प्रकृति को आगे आज पूरे विश्व के लिए जरूरी है, हमारे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आज मानिए प्रकृति को लेकर बहुत असंतुलन की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसमें ये हमारा प्रदेश है कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखिए यूकेडी क्योंकि सरकार की कभी भी ऊपर स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन क्योंकि जब प्रदेश बना था तो यहाँ की राज्य जो राष्ट्रीय पार्टियां जिसमें कि बीजेपी ने आगे आकर सरकार को बनाया, उस समय पर उन्होंने हमारे कुछ विधायकों को एक षड्यंत्र के तहत अपनी पार्टी में शामिल तो जरूर किया, लेकिन जब उनका जो एक स्वभाव था, जो उनके जो मुद्दे थे वो स्थानीय नाम करती, क्योंकि उनके मुद्दे राष्ट्रीय थे, तो कहीं ना कहीं एक जो दबाव की स्थिति वहां पे पैदा होती रही, वहां पे सहमति ना बनते हुए ये चीजें धीरे धीरे यूकेडी का जो था, क्योंकि क्या होता है कि यूकेडी आप क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है हमारा देश, तो देखिए क्या होता है कि हमारा जो पहली चॉइस है, कई बार अपने डिबेट में पहले भी कहा, हो सकता है आपकी चैनल पे भी कहा हो कि देखिए जो उत्तराखंड की जनता है वो बहुत ही भोली जनता है। ये आज का यहाँ पे युवा है वो जागरूक है कि 24 साल निकल गए राकेश जी, 24 साल निकल गए, कभी उत्तराखंडियों ने उत्तर प्रदेश जैसे अगर आप कहेंगे कि प्रदेश कब से चला होता था, उत्तराखंड के लोगों ने 24 साल इन राष्ट्रीय पार्टियों को बदल बदल करके चेक किया, उन्होंने इसको दिया। क्योंकि हमारा क्या होता है राकेश जी, देखो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी यूकेडी उस समय पर कोई सरकार की पार्टी नहीं थी, उक्रान एक दल है, क्रांति दल है जो समय समय पर यहाँ पे स्थानीय मुद्दों को उठाता रहता है, और क्योंकि उसको जीवित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, कि जिम्मेदारी को समझते हुए यूकेडी हमेशा सामने आई है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि
किसी भी व्यक्ति की, जब हम एक दुकान से कोई भी एक छोटी सी वस्तु लेने के लिए जाते हैं, तो हर व्यक्ति की आज ये भूमिका बन चुकी है, एक माइंडसेट हो चुका है कि वह उसकी पहली चॉइस हमेशा ब्रांड होती है। वो लोकल से पास में जाता है, पहली उसकी चॉइस ब्रांड होती है, चाहे उसमें आप हो या कोई भी व्यक्ति की ये पद्धति आज से नहीं, इसमें भी राष्ट्रीय पार्टी को करनी चाहिए। आज नहीं, हम पहाड़ में रचे बच्चे लोग हैं, अरसे में कौन सा ब्रांड होता है? अगर हम बात करते हैं चूड़े तो कौन सा ब्रांड होता है? भट में कौन सा ब्रांड होता है? जो अगर वहां के भट खाते हुए गाँव में रहे होंगे तो काले भट के तरीके के, तो उसमें कौन सा ब्रांड होता है? वो पसंद आता है, बच्चे बच्चे की बात कर रहे थे, राष्ट्रीयकरण कैसे होगा? उसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए ये तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए था। बट आज भी हमारे पहाड़ों की शान है, चाहे भट झिंगुरा हो या मंडुआ हो या होगा, ये सारी चीजें हमारी पहचान है, जो जिसकी अस्मिता को बचाने के लिए, लड़ाई के लिए हम आगे आ रहे हैं और जागरूक जन के व्यक्तियों को, जो यहाँ की जनता है, उसको वोट दो आगे कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम एक सरकार की बात करते हैं, सरकार लेने के लिए केवल और केवल आप एक फिजिकली तौर पे नहीं कर सकते, आपको धन की आवश्यकता होती है। वही हम राष्ट्रीय पार्टियों की यदि बात करें तो इसलिए जो पुराने धन, जो डूबते हुए काले धन है, आप देखिए कि जो मैंने ब्रांड की बात करी, वो ब्रांड भी कहाँ से आ रहा है? हमारी जो आज की जो सभ्यता जो हमारी टूटी जा रही है, आप देखिए वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो मेघालय की बंदी है, आप इस देखिए वो किसने आप जागरूक करी? आप बताइए, ये जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए आपसे बताइए, हमने ये उठा था जैसा देश में था, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो सबसे पहली पार्टी कौन थी? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस थी। आप सबसे बड़ी पार्टी, आप मुझे बताइए, मेघालय की पद्धति ने हमारे पूरे देश को खोलना रखना चाहिए। उसकी का ये नतीजा है कि आज हमारी देश गिरिराज जी देखिए, यहाँ पर गिरिराज जी को कहा गया कि मेघालय की शिक्षा नीति की हम बात करते हैं, इसलिए शायद मौजूदा सरकार एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है। मेघालय की शिक्षा नीति में कई ऐसी चीजें हैं कि जिनको बदलने की शायद आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने एनईपी को इंट्रोड्यूस किया है। सीधा सीधा उनका आरोप आपकी पार्टी के ऊपर है कि किसने मेघालय को यहाँ फॉलो करवाया। पहले मैं एक चीज अभी एक सुझाव देना चाहूंगा मैडम मुनियाल जी को, कि पहले अपनी जो पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है, हमें भी बड़ा एक आघात पहुंचा। क्षेत्रीय दल बड़ोनी ने बड़ी मेहनत इसमें की थी, जो फाउंडर थे इसके, और आज आप पार्टी लोगों को एकजुट करें, नेताओं को एकजुट करें निश्चित रूप से, और उस पार्टी बाकी जो एक अपने आप में काम निश्चित रूप से हमने देखा है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। दूसरी बात एक और सर, हमारा इतिहास है, 70 साल का इतिहास है, बोला जाता है, भाजपा की तरफ से भी बोला जाता है, आज टुकड़े बोल रही है। सर, हमारा जो समय रहा कांग्रेस, निश्चित रूप से कांग्रेस ने सर इस देश में क्या नहीं किया बताइए? और आज जो स्थिति है प्रदेश में, अभी जो फिलहाल कांग्रेस में एक चीज और दो और सात, सुन लीजिएगा मैडम, सुन लीजिएगा, 2 और 7 का जो सर हमारा पीरियड रहा सरकार का, बड़ी दारुण दिवाली चलती रहे, आप सोचिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो 2 और 7 के बीच में दिखता है सिर्फ लेके आए प्रदेश। आप देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, आप उसको चरम तक पहुंचा कीजिएगा। 12 और 17 का कार्यकाल सर हरीश रावत जी का था, जिस ओर इनका ध्यान ही देहरादून में बैठा है सर, पारंपरिक खेती, मंडवे को और झंगोरे और पहाड़ी जितनी किसानी हमारी जो उपज होती है, जो भी पैदावार हमारी पहाड़ होती है, उसके हरीश रावत के कार्यकाल में 12 और 17 बिल्कुल मिलेगा। ये बहुत बड़ा मैं आपके सामने विलेज टूरिज्म पे बात, विलेज टूरिज्म जो है वाकई आज अगर पर्वतीय क्षेत्र राज्य कालाजी अगर मांगा है निश्चित रूप से राज्य के रूप में, तो निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है सर, उसकी तरफ देखना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से
बिल्कुल पार्टी के बराबर से सर हमको तो समझ नहीं आती आपने लगातार 20% हो गई बराबर यही बात मैं कह रहा हूँ सर बिल्कुल सर हम लोगों का जो गिरिराज बड़ा वक्त करिए जाएगा पुरुषोत्तम भट्टी जिस तरीके से गिरिराज जी ने कहा कि जितने भी यहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए गए हैं नारायण दत्त तिवारी जी के समय में लगाए कहीं ना कहीं हम बीजेपी की बात करते हैं पार्टी यूकेडी की बात करते हैं या कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं हर पार्टी में कुछ काम किए गए हैं लेकिन क्या कारण है यहाँ की जनता हिस्ट्री क्रिएट करती है और को जाती है पुरुषोत्तम भट्टी देखिए कारण जी आपको मैं यहाँ पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज की पीढ़ी का ये है कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता होना चाहिए वो नहीं है क्योंकि बोलो आवाज कर रहे हैं जो ऑलरेडी हारे गए हैं लगातार चाहे यूकेडी की बात कर लें और कांग्रेस की बात कर लें लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो जनता के अभी भी नेहा जी कहती है हम जल जंगल जमीन के हक हकूक की लड़ाई कर रहे हैं 24 साल आपको उत्तराखंड लोग लगाए होंगे अभी भी हम हक हकूक की बात कर रहे हैं उसमें हम ठगे से कर रहे हैं जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाया उन्होंने कभी आवाज मतलब कहते हैं ना जो आज जो उनके अध्यक्ष है यूकेडी के वो एक टाइप के कैबिनेट मिनिस्ट्री आप लोगों को करते थे और सबसे स्वास्थ्य के लिए करिए उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा अपनाया लेकिन क्यों अपनाया अब अगर विपक्ष का एक हैड किया है उनको लगातार इनको भी मारा दिखा रहा है और लगातार मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का या कोई भी दल अगर चुनाव नहीं जीता है तो क्या आवाज उठाना बंद कर देना आवाज तो उठानी चाहिए और दूसरी बात तो मैं बताता हूँ सत्तारूढ़ पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं है किस तरह से और आपको पता है कैसे 9 के 9 विधायक खरीद गए थे तो जनता किसमें विश्वास करती है जनता यूपीडी के लोगों को वोट देती है तो पता चला उनका एक विधायक जीता वो जगह पे वोट के कांग्रेस के बीजेपी में चला गया कांग्रेस के लोगों को अगर जनता वोट देती है तो कांग्रेस के विधायक आपको पता ही नहीं कि वो कब पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी का विजन क्या है पार्टी का हर पार्टी का विजन होती है स्टेट के लिए अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ मैं तो बड़ा दुर्भाग्य होगा ये है जिस देश के भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वो पार्टी हो सकते थे उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई में वो सही तो जिन्होंने शहादत की जिन महिलाओं ने जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुए क्या वो पार्टी नहीं होती लेकिन वो तो पार्टी में जिनको जनता ने मान दिया पीछे बढ़ती गई क्या वो यूपीडी के लोग हैं और बीजेपी का तो कहना ही क्या उन्होंने तो कहते हैं ना अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी खरीद लो इसके पैसे से खरीदने पे अपने घरों से पैसे लाएंगे आप बताइए ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऐसे सत्ताओं से पैसे लिए तो देश के कांग्रेस में जो इन्होंने वो ओपन करने को ये जो ओपन किया वो कहते हैं इनको पैसा देंगे जो बी कराने वाले वो सत्तारूढ़ पार्टी को पैसा देंगे वो पैसे का गलत चुनाव करें यूपीडी और कांग्रेस के लोगों को फोड़ नहीं करते ये लोग क्या है ये लोग ये सच्चे विपक्षी और सच्चे संघर्षी लोग हैं तो इनको सबसे पहले अपने उन लोगों को रखना चाहिए जो पार्टी छोड़ के या छोटे स्वार्थ से सत्तारूढ़ पार्टी के साथ बिल्कुल नेहा चौधरी नेहरू मियां जी हम अगर बात करते हैं वेलुमती चौहान की हंसा धने की इंद्रमणि बडूनी जी की बात करते हैं यहाँ की उत्तराखंड की लड़ाई में जितना योगदान यूपीडी पार्टी का है मैं नहीं समझता किसी और पार्टी का रहा होगा लेकिन क्या कारण था कि वो जनता जनार्दन के दिलों तक नहीं पहुंच पाए उनका एकत्र नहीं कर पाए जैसे कि मैंने आपको पहले भी चीज बताई तो मैं दोबारा से बताऊंगी देखिए क्या होता है कि गांधी जी को निस्वार्थ उन्होंने सेवा करी उन्होंने एक सरकार की पार्टी का कार्य करने की इच्छा उन्होंने कभी नहीं रखी थी क्योंकि जो उनका उद्देश्य था वो उनका उद्देश्य एक सेवा रूप में कार्य करने का था और देखिए जब जब राजनीति की बात करते हैं तो उसमें साम दाम दंड भेद उन सबकी बात करते हैं क्योंकि उसके बिना राजनीति मुझे लगता है कि आज वर्तमान समय में करना असंभव लेकिन क्योंकि एक सेवा कार्य हुए उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए चीजें उत्पन्न हुई क्योंकि जब दो चोर सामने होते हैं आप चीज को समझिए कि जब दो चोर सामने हो तो व्यक्ति कब तक बचेगा मुझे बताइए बचेगा दूसरा गिरेगा दूसरे से बचेगा तो पहला गिरेगा तो देखिए ये स्थितियां आज तक चलती आती है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो क्षेत्रीय दल किसी भी प्रदेश की
की यदि हम बात करें तो क्षेत्रीय दल यदि हमारा आगे नहीं होगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी जनता को, हमारी जनता को ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि देखिए क्षेत्रीय दल अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश थोड़ा ही है, क्योंकि जो प्रदेश में कार्य करते हैं, जो एक सेवा करने की इच्छा रखता है वो निश्चित रूप से एक सरकार को बनाने के लिए बहुत जरूर चाहिए। आपने कहा दो छोर हैं, किससे बचेगा जनता, तो उनको हरीशन क्यों नहीं करेंगे आपकी पार्टी के? देखिए मैं वही आपसे मैं एक चीज कहना चाहती कि जब प्रश्न की बात आती है, प्रश्न करने के लिए हमें पहले से कर्मभूमि होती है। देखिए कर्मभूमि यदि हमें पूर्ण बहुमत के साथ यदि मिलती है, हम अपनी जनता के बीच में सदैव हर सामने हम जाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इन कॉलेजों की जो चकाचौंध है इनमें कहीं ना कहीं खो जाता है, या ये कहें कि हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं भूखती जा रही है, जिसका आज के जो परिणाम है भुगत रहे हैं हमारे यहाँ की जनता। अभी गिरिराज जी एक मेरी बात से आपकी थी, मैं उनके प्रश्न का भी उत्तर देना चाहती हूँ कि गिरिराज जी कह रहे थे कि हमारी जो सरकार थी तो हमारी सरकार में यहाँ पे बहुत सारे कार्य हमारी सरकार में हुए, तो सर क्यों आपकी सरकार में पलायन हुआ, मुझे बताइए। क्यों आज हमारे उत्तराखंड में जो कृषि भूमि है वो 4% के नीचे आ गई, सर आप जरा इसका जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे उत्पन्न होने वाला हालांकि जो अनाज है वो विभिन्न क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि वहां की जो प्रकृति है वो उस तरीके की नहीं है, वो उस चीज को उगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम नहीं हुए कि जो चीजें यहाँ पे उगती हैं वो एक जड़ी बूटियों में हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसा आपके बताइए ऐसा बहुमूल्य जो हमारा एक बहुमूल्य जो खजाना था क्या वो कहीं ना कहीं खोता नहीं जा रहा है? तो क्या होगी राष्ट्रीय दलों पर गिरनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे राज किया। आप मुझे बताइए एक प्रश्न और भी है कि ये भी बताइए कि जब उन्होंने इस सत्ता में भरी होकर के यहाँ पे कार्य किया था तो आप मुझे बताइए कि कितने आप मैदानी क्षेत्रों को तो यहाँ पे स्मार्ट की बातें करते, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या फिर हमारी जो पिछली सरकार रही है राष्ट्रीय दल वो, आप मुझे बताइए कि आपने कितने प्रोजेक्ट स्मार्ट गांवों पर चलाए? आप बताइए। मैं गिरिराज जी आपने स्मार्ट गांव का गिरिराज जी जलवायु ऐसी है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र ही उगती है, जलवायु कहीं यूकेडी जो है 24 और 25 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए। कार्य तो मैंने आपको रखा। अरे सुन लीजिए, जो पारंपरिक खेती की जो बात की मैंने मटकी की और झंगोरी की एग्जांपल है मेरे पास, तो सर क्यों सुन लीजिएगा। अरे कालाजी पहले सुनना ही पसंद नहीं करो। अरे आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, जवाब ना तो भाजपा से पूछो ना। वो तो वर्तमान में पूछ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आपने सरकार आपसे बिल्कुल अभी कार्यकाल की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी है उसके कार्यकाल की बात कर रही है। आपके कार्यकाल की 2012 और 2017 के बीच में जो पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आप तो बाहर जाते ही क्यों हैं? आप देहरादून में बैठे हुए डिबेट करते हैं। अरे सुन लीजिए, आप सुनने नहीं आ रहा। अरे सुनिए ना, आपके सामने क्या एग्जांपल रखा हूं, कंसिडर कीजिए हम पॉइंट। लेकिन टेलीफोनिक में बाद में माओ के कमिश्नर भी उन्होंने कहा हिंदुवाल जी 800 मीटर मंडवा 500 मीटर हमारे कार्यकाल हरी सावंत जी का और 500 मीटर में पूरा करवाया। ब्लॉक स्तर पे 700 विकसित किया और मैंने मंडवा और धनपुरे में इकट्ठा करवाया। काम करेंगे। आप सोचिए मैंने इतना डीएम साहब को किया क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, शुरुआत ही सर उसके बाद लगातार जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो होता था उसमें झंगोरा और मंडवा हम परोसते थे सर लोग, आपको बताऊं। और उस समय की जो योजनाएं थी वो खराब करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, क्योंकि तो 24 और 25 साल में सर अपना मूल भूल चुके हैं। इंद्रमणि बडूनी ने सोच रखी होगी इस पार्टी की, और आप कह रहे हैं कि ये सब ये आंदोलन एक दोस्ती अपने आप में आपको भी बताया कि सब एक आंदोलन से उपजी हुई एक पार्टी है निश्चित, लेकिन आप लोगों ने पूरी तरह से आज स्थितियां ये हो रखी है, आज बहुत सारा भूल चुके आप लोग
और आप इतना बड़ा कैसे आप यहाँ से एक और दो विधायक आप यहाँ से बढ़ गए आप जहाँ सरकार होती है आप जहाँ सरकार आपको ले लेते हैं यूपीडी को भूल जाते हैं पार्टी को आज सर रिप्रेजेंटेशन आपको दो आज आप सर सवाल आप भाजपा का नहीं कर रही है निश्चित रूप से आज एक बात मैं फाइनली आपके बीच में रखना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी कांग्रेस पार्टी 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल है ये निश्चित रूप से 3.5 वर्ष उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी इसको कांग्रेस पार्टी जाएगी इन लोगों से हम लोग नाम लेंगे डिबेट का मुद्दा निकाय किस तरीके से इसको कि आचार संहिता के ऊपर दूसरी आचार संहिता लग नहीं सकती उधर हाई कोर्ट सरकार से जवाब मांगता है देखिए निकाय चला तो फिलहाल अभी निकाय चला नहीं सकते क्योंकि सरकार जो आपकी भाजपा सरकार थी वो भी चाहते थे पहले हम अपने सेंटर में सरकार लिया उसके बाद हम अपने क्योंकि निकाय चुनाव जब भी होता है कहीं ना कहीं जो सरकार सत्ता में होती उसका बहुत बड़ा प्रभाव उस समय क्या आपको न्याय जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ न्याय जी हम तो आप कुछ हम आपके मिनिस्टर में बता देंगे हम सब कुछ कर देंगे लेकिन जो क्वेश्चन आप कांग्रेस से या बीजेपी से पूछना चाहिए कभी कभी आपने दिवाकर भट्टी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे भी ये पूछा कि आज जब आप थे तब आपने कितने मुद्दे उठाए बिल्कुल समय के नेहरा मियां जी आज इस चर्चा में भाग लिया आपकी बात को सुनिए हम आपको बताते चले कि निकाय चुनाव पे कहीं ना कहीं सरकार से जवाब मांगा जाता है क्योंकि इसमें एक बड़ी उलझन ये भी है कि आचार संहिता में लगाना उसके लिए प्रशासक का कार्यकाल बड़ा कई तरीके के हैं सियासत के देखते रहिए नमस्कार।